हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, ज़्यादा व्यस्त होने के कारण कल वीडियो नहीं बना पाई थी। आज आपके समक्ष पुनः हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है और डिटेल्ड वीडियो भी जल्दी ही आपके समक्ष आ जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा किसी काम से मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। 1 या 2 दिन के बाद आपके पास डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएंगी। हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें आज हम करेंगे 550 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 50 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए कहना चाहूँगी कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा और अंत तक अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहना होगा। आप सभी का कहना था, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि मैम क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल्ड करवाएं ताकि हमें रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो आज सभी क्वेश्चन जो हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपके समक्ष रखी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसके लिए आप ही दोषी हैं भाई, आपने ही कहा था अगर डिटेल बताई जाएगी तो वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। चलिए आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 550 का। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। विकल्प है प्रेमघन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ही देना है। मेरा आंसर हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी जानते हो कि प्रताप नारायण मिश्र का नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा योग वैशिष्ट किसकी रचना है। भाषा योग वैशिष्ट किसकी रचना है। विकल्प है रामप्रसाद निरंजनी, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु, सदल मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, रामप्रसाद निरंजनी। रामप्रसाद निरंजनी की ये रचना थी भाषा योग वैशिष्ट। यह प्रथम परिमार्जित गद्य रचना मानी गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्यकार माना है। रामप्रसाद निरंजनी की जो भाषा है वो ब्रज प्लस पंजाबी है, जिसे सम्मिलित रूप से खड़ी बोली भी कहा जा सकता है। 4 चीज़ें हमें रामप्रसाद निरंजनी से पता चली कि भाषा योग वैशिष्ट इनका एक परिमार्जित गद्य रचना है जिसे प्रथम माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इस रचनाकार को इन्होंने प्रौढ़ गद्य रचनाकार कहा है। रामप्रसाद निरंजनी की जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में रची गई और इसकी भाषा ब्रज प्लस पंजाबी यानी खड़ी बोली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है। विकल्प है भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मववर्त पुराण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दीजिए, ये जो रचना है ये सूर सागर है। सूर सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद से संबंधित है, आप सभी जानते हो। एक रचना होती है सुख सागर, सदासुख लाल की रचना है सुख सागर। सुख सागर किससे संबंधित है। विष्णु पुराण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अगर रचना पूछी जाती है सूर सागर तो यह आपकी भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। अगर रचना पूछी जाती है सुख सागर तो सदासुख लाल की रचना है सुख सागर और वो
विष्णु पुराण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प है नागपुर, कलकत्ता, कालांकर और रामपुर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, कलकत्ता। दोस्तों, ब्राह्मण जो पत्रिका है ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित होने लगी थी। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कैसी थी ये? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी, लेकिन इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? कानपुर से। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में प्रकाशित होने लगी थी। मासिक पत्रिका थी, कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। लेकिन बाद में इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होने लगा था? कलकत्ता से। इसने हमें कानपुर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? प्रजा हितैषी जो पत्र था उसके संपादक कौन थे? विकल्प हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, राम मोहन राय, बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, राजा लक्ष्मण सिंह। जो शिव प्रजा हितैषी पत्र था उसका संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। यह एक दैनिक पत्र था। कैसा था? दैनिक। ये पूछा जाता है बहुत बार। यह एक दैनिक पत्र था और 1855 में प्रकाशित होता था। कहाँ से? आगरा से। तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा संपादित किया जाता था। 1855 से संपादित किया जाने लगा। यह एक दैनिक पत्र था और आगरा से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लीलाधर जंगुड़ी, हरियोध या नाथुराम शंकर शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इसका संपादन 1902 से होने लगा। यह एक मासिक पत्र था और कहाँ से निकलता था? जयपुर से निकलता था। समालोचक पत्र 1902 से प्रकाशित होने लगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक रहे। जयपुर से प्रकाशित होता था और मासिक पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा है? हिंदी में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा है? विकल्प है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, राम की शक्ति पूजा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, साकेत। हिंदी में रामचरितमानस के बाद दूसरा रामकाव्य का दूसरा जो स्तंभ है वो साकेत है। साकेत की रचना कब की गई थी? 1931 में। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। जिसका जो 9वां सर्ग है वो किससे संबंधित है? उर्मिला विरह से संबंधित है। उर्मिला विरह से संबंधित। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि साकेत में कितने सर्ग हैं और उर्मिला से संबंधित सर्ग कौन सा है। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन किया गया वो कौन से सर्ग में किया गया है? 9वें सर्ग में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना कौन सी है? विकल्प है द्वापर, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा बी, रंग में भंग। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना मानी गई, जिसका रचना काल क्या था, 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में थी। इसमें राजपूती आन बान का वर्णन दिया गया है। सभी रचनाएं मैंने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से करवा रखी हैं कि मैथिली शरण गुप्त ये गुप्त रूप से रंग में भंग डालते हैं, है ना। और पंचवटी, झनकार, सभी की विषय वस्तु भी आपको अच्छे से करवाई हुई है। जिसने पेड क्लासेज ली हुई हैं, सभी रचनाओं से संबंधित विषय वस्तु, उनकी वर्ष, उनको कोड से याद करना, ये सभी करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? विकल्प है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ग्राम्या। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, लोकायतन। क्वेश्चन हमसे पूछा गया सोवियत लैंड, पहला सोवियत लैंड पुरस्कार पहला सोवियत लैंड पुरस्कार जो था वो लोकायतन को ही दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन पर दिया गया था। लोकायतन का जो प्रकाशन वर्ष था वो क्या था, 1964 ईस्वी माना जाता है। इस पर पहला सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? विकल्प है रघुवीर सहाय, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय जी माने जाते हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय माने जाते हैं। तार सप्तक जो था इसका संपादन कब हुआ था, 1943 में। ये जो तार सप्तक है, जिसे प्रथम सप्तक के नाम से भी जाना जाता है, ये तार सप्तक है। ये एक ऐसा पत्र था जिसमें 7 कवियों की रचनाओं को छापा जाता था, जिसे तार सप्तक के नाम से जाना गया। पहला 1943 में था, इसके बाद दूसरा सप्तक आया, तीसरा सप्तक आया, चौथा सप्तक आया। सभी सप्तक के अंदर जो कवि हैं, उन सभी कवियों को आपको कोड से याद करवा रखा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद करवा रखी है, उनकी रचनाएं भी सभी को अच्छे से याद करवाई हुई है। जैसे तार सप्तक के 7 कवि कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमने एक सिंपल कोड बनाया था। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा। इस ट्रिक में सारे 7 कवि क्रम से आ जाते हैं, कालक्रम के अकॉर्डिंग सारे 7 कवि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो चारों सप्तक हैं उनकी ट्रिक आपको बनवाई हुई है अच्छे से, और आशा रखती हूँ याद आ गई होगी। इसके जो संपादक थे वो कौन थे, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प है इत्तेलम, हरी हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, बावरा अहेरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, भग्नदूत। भग्नदूत कब का था, 1933 ईस्वी का। इत्तेलम 1946, हरी हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी कब का था, 1954 का। अगर डेट याद नहीं है तब भी आपको कोड से करवा रखा है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय की जो काव्य संग्रह थे, कि ये अज्ञेय को हमने अज्ञानी बना लिया था एक याद करने के लिए, कुछ समय के लिए। अज्ञेय अज्ञानी होते हैं, इनका भग्नदूत हो जाता है, इनको चिंता होती है इतनी कि ये हरी हरी घास पर क्षण भर बैठ जाना चाहते हैं। फिर देखते हैं कि साइड से क्या आ रहा है, एक बावरा अहेरी आ रहा है जो इंद्रधनुष को रोंदे हुए होता है। तो ऐसे करके सभी जो इनकी रचनाएं उनको क्रम से आपको याद करवा रखी हैं, सभी को याद भी होंगी। तो भग्नदूत जो है इनकी क्या है, पहला काव्य संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकालीन नीति कवि बनारसी दास की है?
बनारसी दास की कौन सी रचना है, ये आपको देना है। नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 5 सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, बनारसी दास की हैं। सभी जानते हैं समयसार नाटक है, ये इनका नाटक है। अर्ध कथानक है, ये इनकी आत्मकथा है जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, क्वेश्चन है और नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति काल के वीर रस के काव्य के रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया श्रीधर, नल सिंह, दुर्साजी आदा और दयाराम। सूची 2 में दिया गया है विरुद्ध चिहत्री, विजयपाल रासो, रणमल छंद या राणा रासो। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिएगा, श्रीधर की रचना कौन सी है, रणमल छंद है, आप सभी जानते ही हो। और ए में 3, और ए में 3 किस में दिखाई दे रहा है, हमें ए में भी दिखाई दे रहा है और डी में भी। इट मीन्स हमारा बी और सी आंसर नहीं हो सकता है, तो बी और सी को काट दीजिएगा। अगली रचना देखिए, नल सिंह किसकी थी, विजयपाल रासो। नल सिंह विजयपाल रासो। देखिए, हमने कोड बनाया था कि जो विजयपाल, जब हमें विजय प्राप्त करनी होती है तो जो घोड़े के पैर होते हैं उनमें हम नाल बांध देते हैं, तो उसी से हमने याद किया था नाल का। नल सिंह को हमने नाल बनाया और विजयपाल से विजय उठाया। विजय प्राप्त करने के लिए हम घोड़े के नाल बांध देते हैं। तो बस देखिएगा, बी में 2 दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, डी के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ उसकी भाषा दी गई है। सभी को सुमेलित कर सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। सूची 1 में दी गई है, निगम अगम साहब सुगम राम सावित्री जहा। दूसरा है, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जाक पर कृपा करे। तीसरी है, अकबर समद अथा सुरापण भैयो सजल। चौथी है, तमै जय पहिए पिखणेविणु पीऊ अखारी। सूची 2 में दिए गए पिंगल, डिंगल, ब्रज, अवधि। आपको सुमेलित यहाँ से करना है। सुमेलित करके अभी कूट आपको दे रहे हैं, नीचे कूट दिया गया है। इन पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। पंक्तियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है दोस्तों। ये देखिएगा, ये आपके समक्ष कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो, कहा इसने जो पहले दी गई निगम अगम साहब सुगम राम सावित्री जहा, ये किसकी हो जाएगी, आपकी अवधि भाषा की है, दिखाई दे रही है। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पे कृपा करे, ये किसकी हो जाए, कौन सी भाषा की है, ब्रज भाषा की है। इस तरह से सभी को एक बार पढ़िएगा, इनकी भाषा आपको समझ आ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, कुछ काव्य पंक्ति हैं और उसके सामने उनके रचनाकार दिए गए हैं। काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनके रचनाकार को सुमेलित करके नीचे कूट दिया जा रहा है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। सूची 1 में पंक्ति दी गई है, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। दूसरी है, बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु श्याम सुंदर कमल नयन।
तीसरी दी गई है कमल से लोयन ललित अति शोभा देत। चौथी दी गई है शीतल जल निर्मल सो सुंदर सर्वस कृपा निधान। सूची 2 में दिए गए भगवान दास, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, माधव, माधुरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आप सभी जानते ही हैं कि बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु सुंदर दास श्याम सुंदर कमल नयन, ये किसकी हैं आपकी? ये पंक्तियाँ किसकी मिलेंगी आपको? एक सेकंड दिखा देते हैं। ये पंक्तियाँ हैं आपकी भगवान दास की, है ना। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये किसकी हैं? गदाधर भट्ट की हैं। तो एक में 2 और एक में 2 हमें 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 2 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है क्या? 2 के अंदर 1 है, तो 2 का 1 भी हमें 3 में दिखाई दे रहा है। आगे देखिएगा, आगे है कमल से लोयन ललित अति शोभा देत, ये किसकी हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी किसकी? गदाधर भट्ट की। तो ये 2 सी में 2 और सी में 2 किस में है? केवल बी में है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। उन्हें देख लीजिएगा, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये किसकी होंगी? ये हो जाएंगी गदाधर भट्ट की। तो ए में 2 है। बी का देखिएगा, बन्यो मोर मुकुट, ये किसकी? भगवान दास की हैं। ये बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य गौड़ीय मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? जो चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ीय सिद्धांत था, उसका दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? विकल्प है औचित्य भेदाभेद, शाश्वत भेदाभेद, आरंभिक भेदाभेद, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, औचित्य भेदाभेद। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष सूची 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ हमें भक्ति संप्रदाय दिए गए हैं, एक तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। दोनों को मिलान कर नीचे जो कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। सूची 1 में है निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। सूची 2 में है स्वामी हरिदास, आचार्य निमकाचार्य, आचार्य हितहरिवंश गोस्वामी और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप सभी जानते हो गौड़ीय संप्रदाय किसका है? अभी क्वेश्चन में देकर आए हैं किसका है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय संप्रदाय। तो डी में 4 सिर्फ 1 में ही हमें दिखाई दे रहा है, किस में? बी में। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में संप्रदाय दिए गए हैं और सूची 2 में उपासना विधान दिया गया है कि कृष्ण का उपासना विधान कैसा है, किस संप्रदाय में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखें। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अनेक प्रकार से पूछा जाता रहा है। सूची 1 में संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। सूची 2 में दिए गए हैं। पहला विकल्प है पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म माना गया कृष्ण को। विकल्प 2 है राधा संग कृष्ण की उपासना की जाती है। 3 है प्रमुख रूप से राधा की उपासना की जाती है। 4 है कृष्ण की निरंकुश लीलाओं का
गान किया जाता है। और लास्ट है कृष्ण की किशोर अवस्था का वर्णन किया जाता है। ये 5 विकल्प दिए गए हैं और इधर आपकी समक्ष 5 संप्रदाय दिए गए हैं। किस में किसकी पूजा होती है यह आप सही मिलान करके नीचे कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। देखिएगा, जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को पूर्णानंद स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है, एक संग में पूजा की जाती है। राधा वल्लभ जो संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय में मुख्य रूप से राधा की उपासना की जाती है। हरिदासी जो संप्रदाय है उसमें कृष्ण की निरंकुश लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की किशोर अवस्था का वर्णन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दोस्तों, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कहना चाहूँगी आप ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और भक्तिकालीन संप्रदाय दिए गए हैं और उन संप्रदायों की डिटेल आपको दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो किसकी पूजा किस में किस प्रकार से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। एक तरफ कुछ हमें कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं। काव्य पंक्तियों को देखकर हमें है किसकी ये चयन करना है। पंक्तियाँ हैं, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पंजनी बाजती पीरी कछोटी। किसकी पंक्तियाँ हैं? विकल्प है रहीमदास, रसखान, मीराबाई या केशवदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हो किसकी हो जाएंगी? रसखान की पंक्ति हैं। दोस्तों, आगे का जो भी इससे पीछे की जो क्लासेज थी उसमें मानती हूँ थोड़े आसान क्वेश्चन थे, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए लगाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं? पंक्तियाँ हैं, विरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़ी अपने भवन पे टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोंछत उधरे गात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिछुरत कहूँ न कहीं। किसकी पंक्तियाँ हैं? विकल्प है मीराबाई, विद्यापति, श्रीधर भट्ट या गंगाधर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा मीराबाई। सभी जानते ही हैं, अंत में दे ही दिया, मेरा के प्रभु गिरधर नागर बिछुरत कहूँ न कही, कि तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा क्या हाल हो रहा है ये कहा भी नहीं जाता। तो कौन कहना चाहती हैं? मीरा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत हैं? पंक्तियाँ हमें दी जा रही हैं, इन पंक्तियों को देखकर हमें आंसर देना है। पंक्तियाँ हमारे समक्ष हैं, जग सुहाग मिथ्या री सजनी, हावा हो मिट जासी, वरन करिया हरि अविनाशी, तुम्हारो काल प्याल न खासी। विकल्प है सूरदास, मीराबाई, भगवान दास या स्वामी हरिदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मीराबाई। मीराबाई की पंक्तियां हैं, दिख रहा है आपको? नीचे क्लियर कर दिया, वरन करिया हरि अविनाशी, मारो काल प्याल ने खासी। कि कहती है कि अविनाशी का वरण किया है, काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। किसकी कथन है? मीराबाई का। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन सत के रचनाकार कवि का नाम क्या है? वृंदावन सत रचना है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। विकल्प है भगवत मुनिदत्त, माधव प्रसाद माधुरी, गदाधर भट्ट या रस खान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, भगवत मुनिदत्त।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ में उद्धृत की गई हैं। ये किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है और किस कवि की कौन सी रचना से उद्धृत है, ये आपको बताना है। पंक्तियाँ हैं, अक्षर सरल सरल ही भाव, समझत ही बाढ़ चित भाव, अक्षर सरल होई सुधवासा, बाकी सब करही अभिलाषा। ये किसकी पंक्तियां हैं, कवि आपको नीचे दिए गए हैं। विकल्प हैं न्यामत खां जान की, सुंदर कविराय की, रहीम की या उपरोक्त में से किसी की नहीं। साथ साथ इसमें आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ये कौन सी रचना से ली गई है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, न्यामत खां जानकी। ये कवि न्यामत खां जानकी की पंक्तियां हैं, कौन सी रचना से ली गई हैं, तो इनकी एक रचना थी कयाम, रचना का नाम था कयाम खां रासो, कयाम खां रासो। जो कयाम खां रासो रचना थी उससे ये उद्धृत हैं। और इस कयाम खां रासो रचना में जो कयाम वंश के चौहान थे उनके युद्ध का वर्णन दिया गया है, तो ये पंक्तियां वहीं से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्ति दी गई, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन करते हुए आंसर देना है। सूची 1 में दी गई, घोर अंधियारे चंदमणि जिमी उज्जोई करी। दूसरी है, तम जी पहिए पिखेणो पीऊ उका खरी। तीसरी है, हेरी ए इला खाड़ी खमसे समतुला। चौथी है, कावा तरवर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल। सूची 2 में दी गई, शालिभद्र सूरी, सरहपाद, लुइपा या सबरपा। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, आप सभी जानते हो। बाकी भी नहीं पढ़ी हुई हैं तो कावा तरवर पंच विडाल सभी का पढ़ा हुआ है। ये किसकी पंक्तियां हैं, आपके लुइपा की पंक्तियां हैं। तो डी में हमें 3 देखना है। डी में 3 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है, किसके अंदर, डी के अंदर ही दिया गया है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी सभी जो पंक्तियाँ उनको एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ये बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। इन काव्य पंक्तियों को देखकर और रचनाकार से मिलान करके सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। पंक्ति है, जह मन पवन ने संच रही, रवि शशि नहा पवेश। दूसरी है, गंगा जा मोझरे बहर नाई। तीसरी है, आगम वे पुराण ये पंडित मान बहंती। चौथी है, हाउ निवासी खमण भतारे, मोहर विगोगा कणक न जाई। सूची 2 में दिए गए हैं, कुनकुलिया, कणहप्पा, डोम्भिपा और सरहपाद। जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। ये दोस्तों आपको कूट दिया गया है और पंक्तियाँ थी और ये कूट है। एक बार पुनः पंक्तियाँ आपकी समक्ष दिखा देती हूँ। ये आपकी पंक्तियाँ हैं। कूट को यहाँ से निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन किसके साथ आएगा और फिर नीचे कूट दिया गया है, इस कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आदिकालीन सिद्ध साहित्य के कवियों का सही कालक्रम क्या होगा। विकल्प है सबरपा, लुइपा, कणहप्पा, सरहप्पा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। हमें सभी की डेट याद करने की इस क्वेश्चन में आवश्यकता ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो था वो कौन सा पा माना गया। सबसे पहला पा माना गया सरहप्पा, जिसे सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है। राहुल, भद्र, सरोज, वज्र, ये सभी इन्हीं के नाम थे। तो सरहप्पा हमारे पास विकल्प में केवल एक के अंदर ही है, और वो क्या है, डी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। अब सभी जानते हैं कि जो सरहप्पा है उसे राहुल सांकरत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे भी जो सरहपाद हैं वो 8वीं सदी के हैं आपके, और जो सरहप्पा हैं ये भी 8वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य के समर्थक कवियों में किसका नाम सर्वप्रमुख है तथा उनकी किस रचना ने हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सी रचना ने हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है। इसमें इसने दोनों पूछ लिए हैं कि कवि का नाम भी और उसकी रचना भी। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। विकल्प एक है अब्दुल रहमान की संदेशवाहक, दूसरी है धनपाल की भविष्यवक्ता कहा, तीसरी है जिंदत सूरी की संदेश रासक, और चौथा विकल्प है पुष्पदंत की अणय कुमार चरयू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, अब्दुल रहमान की संदेश रासक। संदेश वाहक या संदेश रासक इन्हीं की रचना है दोनों, अब्दुल रहमान की, जिसे अधैमाण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो अब्दुल रहमान हैं इनकी जो संदेश वाहक रचना है, इस रचना यह जो रचना ये अपभ्रंश का दूसरा प्रमुख रासो ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश का दूसरा प्रमुख, जो अपभ्रंश भाषा का है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है कौन, संदेश वाहक। जो पहला माना जाता है वो कौन सा होता है, जिंदत सूरी का उपदेश रसायन रास अपभ्रंश का प्रथम रासो ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य से संबंधित कवियों का सही कालक्रम क्या है। विकल्प हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्वयंभू। स्वयंभू कौन सी सदी का होता है आपकी, 8वीं सदी का है। पुष्पदंत कौन सी का है, 10वीं सदी का के पूर्वार्ध का, और धनपाल कब का है, 10वीं सदी के उत्तरार्ध का है। आप सभी जानते ही हैं, आपको ये सदी भी याद नहीं थी तब भी आप जानते हो कि अपभ्रंश का जो प्रथम कवि माना गया वो स्वयंभू माना गया, दूसरा प्रमुख कवि पुष्पदंत, और तीसरा प्रमुख कवि धनपाल माना गया। रचनाएं सभी को याद हैं, स्वयंभू की रचना, पुष्पदंत की रचना, धनपाल की प्रमुख रचना, ये सभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना का क्या नाम है तथा उसके रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी गद्य पूछा, दक्षिणी गद्य की रचना है, दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना, दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी मानी जाती है और उसके रचनाकार कौन है। विकल्प है अहका मुस्तलात मौला अब्दुल्ला की, दूसरा है कलमीतुल हकायक बुरहानुद्दीन की, तीसरी है मेराजुल आसिकिनी गेसुद्राज की, चौथी है शबरस मुल्ला वजही की। यहाँ से ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि ये रचनाएं किसकी हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना किसकी है।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम जो गद्य रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? सी मानी जाती है, मेराजुल आसिकिन की गयासुद राज्य। गयासुद जो राज्य है, गयासुद राज्य, यह पहली रचना मानी जाती, प्राचीनतम, दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। जो किसकी है? आपके मेराजुल की। आपको याद करवा रखा है कि गए थे क्या? मिलजुलने, है ना, अपने आशिक से मिलजुलने क्या गए? हम गए थे। गए से गयासुद राज याद करवा रखा है, गयासुद राज होता है, गए सुद राज। तो गए सुध राज, सुध लेने के लिए गए किससे? अपने जो आशिक होता है उसके मेल झोल की। तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि व उसकी कृति को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि व रचना माना है? ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि और उसकी रचना को प्रथम प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना है? विकल्प है कुतुबन की मृगावती को, ईश्वरदास की सत्यवती कथा को, मुल्ला दाऊद की चंदायन को, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, कुतुबन की मृगावती को। हमने अच्छे से कोड से कर रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वन में मृग चराने जाते हैं, तो वन से कुतुबन याद रहा और मृग से मृगावती। बाकी जो जिस आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, ये सभी जो हैं ये आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर सूफी काव्य की प्रथम रचना से संबंधित वीडियो बना रखी है, और रचना और उसके रचनाकार, तो ये सभी वहाँ पर दिए गए हैं। बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ समझाया गया है। जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती को मानना है तो अच्छे से ट्रिक से बताया आपको कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं ना, ये ईश्वर के सामने हमेशा क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल वन में मृग चराने चले जाते हैं। और भी जो राइटर उनको मैंने अच्छे से कोड के साथ करवा रखा है, तो एक बार अवश्य वीडियो को देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, शायद कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ एक बार। क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिया गया हंसावली, सत्यवती कथा, चंदायन और मृगावती। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है कि कौन सी रचना पहले आएगी कालक्रम के अनुसार और कौन सी उसके बाद आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप सभी जानते हो हंसावली सबसे पहले आ जाती है। कब की है? 1370 की है आपकी। चंदायन कब की है? 1389 की है, 79 की। सत्यवती कथा कब की है? 1501 की है। और मृगावती कब की है? 1503 की। मृगावती 1501 और 1503 दोनों मानी जाती हैं, ज़्यादा 1503 ही ली जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पंक्तियां दी गई, दूसरी तरफ कवि दिया गया है। मैं एक बार बता देती हूँ पढ़ के। पहली पंक्ति है, प्रेम कथा सही भांति बीमारहु। दूसरी है, कथा जगत जेती कवि आई। तीसरी है, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कह बनाई। चौथी है, कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा सिंगार वियोग। विकल्प में दिया गया है जायसी, मंझन, उस्मान और आलम कवि। अब नीचे कूट दिया जा रहा है और सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है।
नीचे कूट दिए गए हैं। इनकी रचनाओं को कवियों से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप सभी जानते ही हो। अगर लास्ट को ही मैं उठाऊं, कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा श्रृंगार वियोग। कि सभी लोग सुनो, कथा वही कहलाती है जिसमें श्रृंगार वियोग का वर्णन किया गया है। तो ये किसकी थी आपकी, आप सभी जानते हो, उस्मान कवि की थी। तो डी में 3 हमें दिखाई दे रहा है ए के अंदर, है ना। और भी देख लीजिए, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कह बनाई, कि जिसकी बुद्धि जो है अधिकाई गई है उसने एक कथा आकर बना दी है। तो ये किसकी है आपकी, ये किसका कथन माना जाता है, तो ये जायसी का है। तो एक सी में एक कहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो किस में, ए में दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा उद्धृत की गई हैं। पंक्तियाँ हैं, ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकू यह रह जगत में भिन्ना। विकल्प दी गई जायसी, मंचन, आलम या उस्मान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए जायसी। ये जायसी की प्रमुख पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचनाकार के किस कृति में मिलता है। पुनः देख लीजिएगा, श्री कृष्ण की लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचनाकार की किस कृति में मिलता है। विकल्प है अश्वघोष की बुद्ध चरित में, होल कवि की गाथा सप्तशती में, भट्ट नारायण की वेणी संहार में, पोपदेव की है हरि लीला। ये बोप दे दिया गया है, पोपदेव है, पोपदेव की हरि लीला में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। संस्कृत की रचना है जिसके अंदर सबसे पहले कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। पंक्तियाँ हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उगती तप मो कह भोगूं। पंक्तियाँ पुनः देख लीजिएगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उगती तप मो कह भोगूं। ये जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत बार आपसे पूछी जाती हैं। इसमें अलंकार पूछा जाता है कि बताइए कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार भी कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं, तो ये कवि आपको दिए जा रहे हैं। ये विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, नरहरि बारहट या केशवदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कौन सा इसमें अलंकार है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको देना। ये विरोधाभास है या फिर ये कहें कि विरोधाभास अलंकार है या फिर असंगति अलंकार है। इन दोनों में से ही आपको कमेंट करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा उद्धृत की गई हैं। पंक्तियाँ हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कि दशरथ के सुत जो हैं श्री राम, उनका बखान लोग करते हैं, लेकिन राम नाम को मरम न जाना, कि आज तक उन्हें राम के नाम का पता नहीं है कि वास्तव में राम नाम का मर्म क्या है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तुलसीदास की, नरहरि बारहट की, रामानंद की या कबीर दास की। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। समझ गए होंगे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि राम का नाम जपते जपते पूरा लोक पागल हो गया है ना।
दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कि जो दशरथ का सुत राम है उसका बखान करते करते पूरा लोक जो है उसका बखान कर रहा है, लेकिन राम नाम को मरम न आना, कि किसी को भी राम के नाम का मरम का पता नहीं है। राम कबीरदास जी क्लियर कर देना चाहते हैं, राम का अर्थ होता है कण कण में रमण करने वाली शक्ति, और कण कण में दशरथ सुत राम रमन नहीं कर सकते हैं। कण कण में कौन सी शक्ति, जो ब्रह्म शक्ति होती है वो रमण करती है, कण कण में पाई जाती है। तो ये सब ये कहें कि नाम के अर्थ को या फिर जो शाब्दिक नाम है उसका खंडन करते हुए कबीरदास ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्तोत्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? विकल्प है तुलसीदास, रामानंद, केशवदास या ठाकुर श्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र आप सभी जानते ही हो किसकी है, आपके रामानंद की रचना है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं? आरती कीजय हनुमान लला की। पूरा मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ आपको, इतने से ही समझ गए होंगे कि आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प है तुलसीदास, नरहरि बारहट, कबीरदास या रामानंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आप सभी जानते ही, समय नहीं गंवाते हैं, क्या हो जाएगा? डी, रामानंद की हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, सभी को याद भी होंगी। अगला क्वेश्चन है, अंगद पैज किस कवि की काव्य कृति है जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है? विकल्प है ईश्वरदास, नाभादास, ठाकुर श्री या गदाधर भट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए, ईश्वरदास की अंगद पैज किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है, जिसके अंतर्गत वीर रस का वर्णन किया गया है। और अंगद जो है वो रावण की सभा में अंगद अपना पैर जमा कर खड़ा हो जाता है कि कोई भी बलवान है तो मुझे उठाकर दिखाओ। और ये कथा बताती है कि कोई भी रावण की सभा में से उसके पैर को उठा नहीं पाया। अंगद बहुत अधिक बलवान नहीं था, लेकिन उसे अपने जो आराध्य है उस पर इतना अटूट विश्वास था कि उसने कह दिया कि एक बार अगर मैंने मुख से जो बोल दिया तो मेरे आराध्य उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। और इस विश्वास के साथ उसने ये शब्द कहे थे। बाकी डिटेल आप सभी जानते ही हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर बात करना चाहते हैं तो कुछ रचनाएं दी गई हैं, और ये जो प्रेमाख्यान के काव्य दिए गए हैं इनको सही क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। विकल्प है माधवानल काम कंदला, ज्ञानदीप, चित्रावली, रस रतन। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, कौन सी पहले और कौन सी बाद में आएगी। हमारा आंसर दोस्तों सभी जानते ही हो, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माधवानल काम कंदला। कब की है आपकी? ये माधवानल काम कंदला अनेक राइटरों की है, जिसको मैं अलग अलग बताने वाली हूँ। अभी हम हाल ही में लेते हैं कि जो आलम की थी 1584 लेते हैं। जो आलम के द्वारा माधवानल काम कंदला लिखी गई थी वो 1584 की थी आपकी। उसके बाद चित्रावली सभी जानते हैं उस्मान की है, कब की है? 1613 की। बहुत बार पूछी जाती है, 13 चित्र बनाए जाते हैं, हमने याद भी किया था। उसके बाद है रसरतन, कब की है? 1618 की। किसकी हो जाएगी? पुहकर कवि की। उसके बाद ज्ञानदीप जानते हो, शेख नबी की, कब की है? 1619 की है। देखिए, माधवानल काम कंदला पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं। माधवानल काम कंदला जो आलम कवि की है वो 1584 की है। दूसरी है गणपति चंद्रगुप्त की, वो है 1527 की। अगर गणपति चंद्रगुप्त की लेते हैं ये रचना तो कब की है आपकी? 1527 की।
1527 की आ जाती है गणपति चंद्रगुप्त की। और एक है माधवानल कामकंदला नाम से ही कुशल लाभ की, वो कब की है? 1556 की। 1556 की किसकी है? आपके कुशल लाभ, सॉरी किसकी है? आपके कुशल लाभ की रचना है। तो ये जो माधवानल कामकंदला है ये कई नाम से जानी जाती है। एक है माधवानल कामकंदला चरित, वो किसकी है? आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन केवल जो माधवानल कामकंदला है ये 3 की रचना है। एक गणपति चंद्रगुप्त की है जो 1527 की है, दूसरी जो है वो कुशल लाभ की है जो 1556 की है, और एक किसकी है? आपकी जो 1584 की है हमने लिया, किसकी है? ये आलम की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है, कालक्रम की दृष्टि से भक्तिकालीन दक्षिणी गद्य काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, कलमितुल हकायक, अहकामुल्लातात, शबरस और तफसीर का बहावी, ये रचनाएं दी गई हैं और क्रम से आपको लगाना है कि कौन सी रचना किसके बाद आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ए। सबसे पहले हकायक आ जाएगी, फिर उसके बाद में अहका मुल्तान आ जाएगी, फिर शबरस आ जाएगी, फिर तफसीर बहावी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने किस रचनाकार की किस कृति को खड़ी बोली की प्राचीनतम रचना घोषित की है? पुनः देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने किस रचनाकार की किस कृति को खड़ी बोली की प्राचीनतम रचना घोषित किया है? विकल्प है चतुर्भुज दास की भुवन दीपिका को, दूसरा है जटमल की गोरा बादल की कथा को, तीसरा है सिद्ध कुमारिया यानी कुमुटिपा की रचना योग अभ्यास मुद्रा टिप्पणी को, चौथा है गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा को। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सिद्ध कुमारिया जो है उसकी रचना योग भास मुद्रणी को। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि खड़ी बोली की प्राचीनतम रचना घोषित किया। तो खड़ी बोली की प्राचीनतम जो रचना है, खड़ी बोली की प्राचीनतम रचना घोषित किया है तो किसको? सिद्ध कुमारिया की योग अभ्यास मुद्राणी को। अगर ये पूछा जाए कि जो गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा है, इसमें सबसे पहले जो है वो एक गद्य ये साहित्य था आपका, और इसमें सबसे पहले नख सिख वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्तिकालीन ब्रजभाषा के गद्य रचनाकारों की रचनाओं को सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कर आपको आंसर देना है। सूची 1 में दिए गए हैं ध्रुवदास, नाभादास, बैकुंठ मणि शुक्ला और गोविंद श्री विठल दास। सूची 2 में दी गई हैं कृतियां हैं बैसाख महात्म, वचनामृत, सिद्धांत विचार और अष्टयाम। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर है, सभी ने देख दिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सभी जानते हो, बाकी नहीं तो नाभादास की अष्टयाम को सभी जानते ही हैं कि बी के अंदर 4 सिर्फ एक ही विकल्प में हमें दिखाई दे रहा है डी में, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भक्ति श्रृंगार के अनुपम ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी किस रचनाकार की कृति है? बहुत बार पूछी जा चुकी है। विकल्प है चतुर्भुजदास, आस्करण, पृथ्वीराज या मनोहर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, पृथ्वीराज की। जो कवि पृथ्वीराज है उसकी रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा उद्धृत की गई हैं। काव्य पंक्तियाँ हैं, माया छाया एक है, घट बढ़ै छिन माही, इनकी संगत जेज लगे, तिन्ही कहीं सुख नाही। माया छाया एक है, घट बढ़ै छिन माही, कहते माया और छाया दोनों एक हैं, कभी घटती हैं और कभी क्षण में ही बढ़ जाती हैं। इनकी संगत जे लगे, तिन्ही कहीं सुख नाई, जो इनकी संगत में पड़ जाता है, जो इनका लोभ जिनको हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा उद्धृत हैं, यानी किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। विकल्प आपके समक्ष दिया गया है, देवीदास, चतुर्भुजदास, राजसमुद्र या फिर बनारसी दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी समझ ही गए होंगे व्याख्या से किसकी हो जाएंगी ये आपकी। आंसर हो जाएगा डी, बनारसी दास। बनारसी दास की होंगी, आंसर होगा डी, बनारसी दास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। पंक्ति है, अकबर समद अथा सुरापण भरियो सजल, मेवाड़ो तीर्ण महा पोयण फूल प्रतापसी। विकल्प दिया गया, मनोहर, पृथ्वीराज, नरहरि या रहीम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। किस कवि द्वारा उद्धृत हैं, तो किसकी हो जाएंगी, पृथ्वीराज की। आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किस भक्तिकालीन कवि को राम की उपाधि दी थी। विकल्प है, नरहरि, नाभादास, हरिदास या मनोहर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर जानते ही हैं, क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, मनोहर को राम की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके संबंध में प्रसिद्ध हैं। तुलसी गंग दुवो भये, सुकवि के सरदार। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछा इसने कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसके संबंध में कही गई हैं। विकल्प है, गंग कवि, नाभादास, उत्तम दास या नरहरि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गंग कवि। गंग कवि के बाद के संबंध में किसने कही, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। दोस्तों इसने तो नहीं दिया, लेकिन वास्तव में अगर जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना चाहता है तो भिखारी दास भी हमें ऑप्शन में देगा। हमें क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किसके संबंध में कही गई या किसके द्वारा कही गई। तो संबंध में पूछे तो गंग कवि के संबंध में कही गई थी, और किसके द्वारा, भिखारी दास के द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना का संबंध कवि गंग से नहीं है। विकल्प है, गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंगा रत्नावली या गंग लहरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, गंग लहरी। गंग लहरी के रचनाकार गंग कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विनोद के अनुसार मिश्र बंधु विनोद के अनुसार अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन की रचनाएं कौन सी हैं। विकल्प है, संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र, रुक्मणी मंगल। कौन सी हैं, ये आपको सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दोस्तों बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसान ही क्वेश्चन है, निकल जाएगा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि संगीत सार भी है, रागमाला भी है, गणेश स्तोत्र भी है, लेकिन रुक्मणी मंगल नहीं है। रुक्मणी मंगल नहीं है, ये तो आप जानते हो। रुक्मणी मंगल किसका है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो हमारे आंसर हो गए, कूट हमें देखना है जिसमें 1 2 3 हो।
तो 1 2 3 किस में है? डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों ये आज की हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज थी और आशा रखती हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और मैं आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं दे पाती हूँ, ये कुछ मेरी कमजोरियाँ हैं। तो इन कमजोरियों को आप मत देखिएगा, आपको आगे बढ़ना है। तो जो क्वालिटी आपको मिल रही है, जो ये कहें कि कंटेंट क्वालिटी आपको मिल रही है, आप उस पे जाइए और आगे बढ़िएगा। अपने जो ज्ञान है उसे आप प्रसारित कीजिए, अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ाइए और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सीरीज लगाते रहिए। लेकिन एक शिकायत आपसे है दोस्तों कि आप वीडियो देखते हो ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ साथ आपका भी इतना तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और कमेंट भी करें। आंसर कमेंट करके ही दीजिए दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कमेंट करने से हमारी 2 इंद्रियां जो होती हैं, जो 2 क्रियाएं होती हैं वो एक साथ होती हैं और इसका इफेक्ट अधिक गहरा होता है। आपके ही भले के लिए कमेंट करवाती हूँ, मेरा तो इसमें भला है ही है, लेकिन साथ साथ आपका भी भला है। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।